चलिए चैप्टर नंबर 3 है, वही स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36 पे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। सेक्शन नंबर 10 है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है जीएसटी के प्रोविजंस में कॉम्पोजिशन स्कीम, बिकॉज काफी वाइडली यूज्ड है। तो इसकी यूटिलिटी है, बहुत लोग इसको यूज करते हैं। स्मॉल स्केल सप्लायर्स को रिलेट करता है जो ज्यादा क्वांटिटी में है। तो भाई छोटे बिजनेसमैन बहुत सारे हैं जिनका टर्नओवर लिमिटेड है, तो उनके लिए स्कीम बहुत काम की है। सबसे पहली बात तो ये कि स्कीम ऑप्शनल है। तो सेक्शन नंबर 10 इज रिलेटेड टू कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम एंड द स्कीम इज कंप्लीटली ऑप्शनल। कोई मैंडेट नहीं है कि आपको फॉलो करना ही है। अगर आपको फायदेमंद लगती है तो फॉलो करो, नहीं तो जो रेगुलर चलता है जीएसटी सिस्टम वो चल रहा है। तो ये बेसिक बात यहाँ पे की। अब एग्जैक्टली स्कीम है क्या, उसका एक आउटलाइन समझ लेते हैं ताकि फिर आपको टेक्निकल बातें समझ में आएंगी। नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है, भाई मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूँ, मैं गुड्स बेचता हूँ, आप क्लाइंट्स हो, मैं आपसे पेमेंट लेता हूँ, उस पर जीएसटी कलेक्ट करता हूँ, जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट करता हूँ। अब ये सारा ट्रांजैक्शन मंथली बेसिस पे चलता है। पिछले महीने में जितना बेचा उस पर जीएसटी कलेक्ट किया, जितना खरीदा उस पर जीएसटी भरा। अब अगले महीने इसका हिसाब देना है सरकार को, रिटर्न भरना है। अब रिटर्न फाइलिंग में ऐसा होता है, आउटवर्ड सप्लाईज का एक रिटर्न, पिछले महीने कितना बेचा, इनवर्ड सप्लाईज का एक रिटर्न, पिछले महीने कितना खरीदा, और आमने सामने हिसाब क्या बना, क्योंकि जितना बेचा उस पर जीएसटी कलेक्ट हुआ, जितना खरीदा उस पर जीएसटी चुकाया, ये आमने सामने माइनस होता है और डिफरेंस का अमाउंट आपको सरकार को हर महीने देना होता है। तो मंथली 3 रिटर्न्स का प्रोविजन रखा गया था स्टार्टिंग में, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई एंड मंथली रिटर्न, जिसमें हिसाब करते हैं। एक महीने के 3 रिटर्न, साल में 12 महीने, 36 रिटर्न हो गए। साल के एंड में आता है एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो 37 रिटर्न। बोले यार इतने सारे रिटर्न भरते भरते दिमाग खराब हो जाएगा, हर महीने रिटर्न ही भरते रहेंगे। फिर बोला कि चलो ठीक है, 3 के बदले 2 रिटर्न कर देते हैं, इनवर्ड सप्लाई और मंथली रिटर्न को मिक्स कर दिया, एक नया फॉर्म बना दिया और दोनों को मर्ज कर दिया। तो भी महीने के 2 रिटर्न हो गए, साल के 24, एनुअल रिटर्न मिला के 25। थोड़ा भारी काम है। अच्छा, हर क्लाइंट को जीएसटी वाला इनवॉइस इशू करो, जीएसटी कलेक्ट किया तो बायर बोलेगा जीएसटी वाला बिल तो आप जीएसटी वाला बिल उसको नहीं दोगे, उसको क्रेडिट लेना होगा तो कैसे लेगा बिना डॉक्यूमेंट के, वो प्रॉब्लम भी आने वाला है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अच्छा, जीएसटी आने के बाद ना अकाउंटेंट्स की वैल्यू बढ़ गई। तो किसी का अच्छा भी होता है, किसी का बुरा भी होता है, लॉ में तो यही होने वाला है। अब जीएसटी आने के बाद हर बिजनेसमैन को अकाउंटेंट की जरूरत थी जो प्रॉपर अकाउंटिंग करे, इनवॉइसेस बनाए, रिकॉर्ड मेंटेन करे। अब अकाउंटेंट बोलेगा यार इतना काम है तो मैं सैलरी तो अच्छी लूंगा। तो 2017 में जब जीएसटी आया तो सीए और अकाउंटेंट्स की डिमांड एकदम से बढ़ गई। बीकॉम एमकॉम वाले अकाउंटेंट्स जिनको अकाउंटिंग आती है प्रॉपर, उनको लोग बहुत अच्छा पैसा दे रहे थे। दे वर चार्जिंग वेरी वेल बिकॉज नॉलेज का पैसा है। अब आप यहाँ से बीकॉम करके निकले और आपने कभी टैली का सॉफ्टवेयर देखा नहीं है, आपको अकाउंटिंग एंट्री आती नहीं है, तो 3 साल की डिग्री के बाद भी कुछ होता नहीं है। कितनी बार बात होती है, ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है बीकॉम में, अकाउंटिंग नहीं आती, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं आता, कभी यूज ही नहीं किया, तो 3 साल से क्या कर रहे थे। बीकॉम ग्रेजुएट होकर फिर काम मांगने जाओगे तो बिजनेसमैन बोलेगा भाई अकाउंट्स करना आता है, नहीं सर वो तो जैसे कैसे पास हुआ, केटीबी थी, अभी तो ऑप्शन में भी निकाल देते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। अकाउंट से ऑप्शन में निकाल दोगे तो बीकॉम क्यों कर रहे हो, बात खत्म हो रही है। तो क्योंकि पढ़ा नहीं पा रहे तो एग्जाम में ऑप्शनल कर दी कि हम अपने को तो कागज पकड़ाना है, लो भाई डिग्री दे दी, आप भी खुश हो, डिग्री मिल गई, काम नहीं मिलेगा क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। बट जिनको है वो बोले भाई मैं अच्छे पैसे चार्ज करूंगा, नहीं तो काम नहीं करूंगा, नहीं तो करा ले, फिर इनसे ही करा ले, जैसे डिग्री लेके घूम रहे। तो अकाउंटेंट्स की वैल्यू बढ़ गई कि भाई जिसको काम आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो पॉइंट हो गया। सीए की नीड बढ़ गई, तो सीए का रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था। 2017-18 में इंस्टीट्यूट ने एकदम बल्क में सीए पास किए, खतरनाक 30-30%, 35% रिजल्ट सीए फाइनल का, क्योंकि तब डिमांड ऐसी होगी कि अब तो जीएसटी आ गया, नया लॉ है, तो सीए की और जरूरत बढ़ेगी। इंस्टीट्यूट ने डिमांड सप्लाई मेंटेन किया, वैसा हो गया, फिर वापस नॉर्मल रेंज पे लेके आ गए, तो चलता है रेगुलरली। बट उस टाइम पे 2 बल्क में रिजल्ट दिए, और जो 2 एग्जाम में बल्क रिजल्ट निकाले वो 2 अटेम्प्ट ही मैंने नहीं दिए थे, मेरा बाकी था, तब सीए फाइनली चल रहा था। तो वही 2 अटेम्प्ट मेरे मिस हुए, जो 2 अटेम्प्ट में ऐसे बल्क में लोगों को पास किया। फिर मैं सोचा चलो ठीक है ना, अपने नॉर्मल रिजल्ट में पास होंगे ना, अपने को ऐसे बल्क में पास होना है, नहीं एग्जाम दिया तो कोई बात नहीं। एक बार एक सेशन में घर का शिफ्टिंग था, दूसरे सेशन में मेरी मैरिज थी, तो दोनों अटेम्प्ट ऐसे थे जो आए और चले गए। अब रिजल्ट के दिन जब पेपर में आ रहा है 30%, 35% लोग सीए बने, मेरे दोस्त गालियां दे रहे फोन करके, बोले तू पागल हो गया, पूरी दुनिया एग्जाम देके पास हो रही, तेरे को ये अटेम्प्ट नहीं देना था। बोला मुझे थोड़ी पता था कि इतने रिजल्ट दे देंगे, अब नई टाइमिंग सेट हुआ तो नहीं दे पाया, अगली बार दे दूंगा। अब अगली बार जब दिया तो क्लियर हो गया,
अब तब रिजल्ट वही था 10-12%, मतलब अपने 12% में पास होंगे ना, 35 में क्यों होंगे? अच्छा भी तो लगे खुद को कि मैं 100 में से 12 लोगों में आया हूँ, ऐसे भीड़ में पास नहीं हुआ हूँ। तो ठीक है, वो तो अब लक की बात है कि तब नहीं दिया, दिया होता तो शायद निकल जाता, या क्या पता उसमें भी नहीं निकलता, यू नेवर नो, अपने को तो अटेम्प्ट करने से मतलब है। तो ये सब चीजें होती है। तो तब अकाउंटेंट्स और सीए की नीड बढ़ गई, क्योंकि अकाउंटिंग का काम बढ़ गया। अब एक बिजनेसमैन का खर्चा भी तो बढ़ रहा है, उसकी मंथली पे आउट बढ़ रही है, अकाउंटेंट को सैलरी ज्यादा दो। सीए ने तो पैकेज बना दिया, साल के 25 रिटर्न भरने भाई, इतने रुपए का पैकेज रहेगा मेरा, इतनी फीस मेरी लगेगी, उसमें मैं सारे रिटर्न भर दूंगा। तो अकाउंटेंट की सैलरी और सीए की फीस, ये सारा खर्चा बढ़ गया। अब इस पॉइंट पे बिजनेसमैन भी सोच रहा है कि यार ये जीएसटी मेरे को फायदा दे रहा है कि मेरे को नुकसान दे रहा है। ये सब बातें जब हो रही थी, तो सेक्शन 10 एक कॉम्पोजिशन स्कीम के नाम पे एक ऑप्शनल स्कीम लेके आया। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स या स्मॉल सप्लायर्स के लिए सरकार ने ऐसा बोला कि यार तुम लोग इतना झमेला पालोगे तो आगे कब बढ़ोगे, छोटे बिजनेसमैन से बड़ा बिजनेसमैन कब बनोगे? बोले एक काम करो, आपके लिए एक ऑप्शनल स्कीम निकालते हैं जिसमें आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा और ये सब झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, आप इससे बाहर निकल सकते हो। अब सबने पूछा भाई स्कीम क्या है, वो बता दो। तो पहली कंडीशन ये है कि आपको कस्टमर से आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं करना है। तो पहला मेन काम ही खत्म हो गया कि मुझे आपसे जीएसटी लेना ही नहीं है, तो जीएसटी वाला इनवॉइस बनाने का झंझट नहीं है। अब जब हम जीएसटी वाला इनवॉइस बनाते हैं तो टेक्निकली नाम यूज करते हैं टैक्स इनवॉइस, और अगर टैक्स इनवॉइस नहीं है, विदाउट जीएसटी वाला बिल है, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। फिर आप टैक्स इनवॉइस वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो पहले तो मुझे आपको टैक्स इनवॉइस बना के देना नहीं है, तो ये एक मेरा मेजर रिलीफ, जीएसटी कलेक्शन का झंझट ही खत्म। अब जब कलेक्ट ही नहीं करना है तो जमा भी नहीं करवाना हर महीने, वो काम भी खत्म हो गया। बट उसका अदर साइड ये है कि आईटीसी नहीं मिलेगा, क्रेडिट। जो परचेजेस पे पीछे जीएसटी मैंने भरा है वो आपसे आता है तभी तो सेट ऑफ होता है, तो जब आपसे आया ही नहीं तो पीछे मैं सेट ऑफ कैसे करूंगा? तो डाउन साइड ये है कि आईटीसी मेरा कॉस्ट बन जाता है, रिकवर नहीं हो। अब जैसे मैंने एसी के ऊपर जीएसटी भरा है और मैं आपसे फीस पे जीएसटी नहीं ले रहा हूँ, तो ये मेरा कॉस्ट बन जाता है। अब यही मैं आपसे जीएसटी लेता तो आपसे जो आया उसके सामने माइनस करता और डिपार्टमेंट को डिफरेंस का अमाउंट ही देता है, ये सिंपल स्टोरी है। तो इसमें मुझे फायदा होता, बट अभी फिलहाल नुकसान हो रहा है क्योंकि मैं जीएसटी कलेक्ट कर नहीं रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे हूँ। ये बेसिक कंडीशन है। तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, आईटीसी जो है वो क्लेम करने को मिलेगा नहीं, ये पॉइंट हो गया। अब इससे अकाउंटिंग का झंझट खत्म, रिटर्न्स कम हो गए। जब हर महीने जीएसटी कलेक्ट नहीं करना, दो रिटर्न भर के करूंगा क्या? तो इनके लिए कर दिया एनुअली एक ही रिटर्न, समझ आए? तो शांति हो गई। 25 रिटर्न के बदले साल का एक रिटर्न भरना है तो कितना ईजी हो गया। तो सीए की फीस कम हो गई। अब 25 रिटर्न का जितना पैकेज बना के बैठा था उतनी फीस थोड़ी दो गया। बोले सर एक ही रिटर्न भरना है, उसमें भी ट्रांजेक्शन इतना कम है, इतना पैसा क्यों देंगे? तो फीस कम हो गई। अच्छा अकाउंटेंट उतना टेक्निकल वाला नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि जीएसटी वाले बिल बनाने नहीं है, डेटा हैंडल करना नहीं है, तो मंथली कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट कम हो जाती है, ये एक बेनिफिट है। बट सामने आईटीसी चला जाता है, वही ड्रॉबैक है। आउटपुट टैक्स नहीं कलेक्ट करना है, मेंटली शांति है। उसके बदले एक और प्रोविजन ऐड किया इसमें कि क्योंकि आपको आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, स्टिल आपको टर्नओवर पे एक छोटा सा नॉमिनल टैक्स अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा। किसको भरना पड़ेगा? सप्लायर। ये कस्टमर से तो आप चार्ज नहीं कर रहे। अब वो नॉमिनल मतलब कितना है? टर्नओवर का 1%। तो पूरे साल का टर्नओवर अगर 40 लाख है तो 40,000 देना है। अब बोलिए तो फिर महंगा पड़ता जा रहा है, बट 40,000 के सामने अकाउंटेंट की सैलरी बचती है। जहाँ 50,000 वाला अकाउंटेंट रखना पड़ता था, 20,000 वाला भी चलेगा, बेसिक ही तो काम करना है, तो वैसे मंथली बचा रहे हो ना। अब ये स्कीम सुन के लगता है कि सच में स्कीम बना रहे हैं हमारे साथ, या कुछ फायदा हो भी रहा है, क्योंकि अब आप कंफ्यूज हो गए हो, क्या फायदा हो रहा है क्या नुकसान हो रहा है? पहले पूरा आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं करना है, चलो शांति, रिटर्न नहीं भरना है, सीए की फीस बचेगी, अकाउंटेंट सस्ता वाला चल जाएगा, बेसिक चल जाएगा, और फिर आईटीसी गया, फिर पॉकेट से 1% देना है। अब समझ नहीं आ रही फायदा हो रहा है कि नुकसान है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला भाई स्कीम ऑप्शनल है, हम भी थोड़ी ना पूरा दान धर्म करेंगे, स्कीम बनाएंगे तो उसमें कुछ आपका नुकसान कुछ हमारा, तो इवेल्युएट आप कर लो, आप गिन लो, एक सिनारियो कैलकुलेट कर लो, आपका पूरे साल का क्या टर्नओवर है, कितना परचेज होता है, कितना आईटीसी जाता है, अकाउंटेंट सैलरी कितनी मांगता है, जीएसटी का, सीए का क्या पैकेज है, सब पूछ लो, दोनों इवेल्युएशन कर लो, जो सस्ता पड़े वो करो, चॉइस है आपकी। अब जिसको ये स्कीम सस्ती पड़ रही है, जिसका आईटीसी का बहुत ज्यादा इनपुट नहीं है, और सामने ऐसा है कि भाई सीए का और अकाउंटेंट की फीस मैनेज कर सकता है, तो भाई ठीक है, आप देख लो आपको क्या करना है। तो दोनों में से कौन सी स्कीम में जाना है ये टोटली आपकी चॉइस है, और ये डिसीजन टोटल कैलकुलेशन बेसिस पे होगा। जो आपको सस्ता पड़े वो करो, जिसमें आपकी जेब से कम पैसे जाते हो और आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो आपको ऑप्ट करना चाहिए। ये एनुअल स्कीम है, साल के शुरुआत में आपको डिसाइड करना है और पूरा साल यही स्कीम फॉलो करनी है। फिर कभी महीने में स्विच कर लो, कभी वापस आ जाओ। एनुअल बेसिस पे स्विच हो सकता है, मंथली बेसिस पे स्विच नहीं हो सकता। और करना कैसे होता है? जीएसटी पोर्टल पे जाके ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एनेबल डिसेबल, बटन एनेबल कर दिया कि भाई मैं स्कीम में हूँ,
तो डिपार्टमेंट मान के चलेगा कि स्कीम के हिसाब से आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। डिसेबल कर दिया तो भाई रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वैसा। तो ये टोटल डिसीजन जो है वो आपके हाथ में दे दिया है डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई कंपल्शन या मैंडेट नहीं। मेजर स्कीम समझ आ गई, पता चल गई। अब चीजें इसमें ऐड करते जाते हैं। अब बोला है कि ये स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल कौन है, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सबसे पहले तो बोला है कि आपका जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, तभी तो डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं। और आपका जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 1.5 CR से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 150 लाख बोलो या 1 करोड़ 50 लाख बोलो, एक ही बात है। तो 150 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर नहीं था तो इस साल आप एलिजिबल हो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो इस साल की एलिजिबिलिटी इस साल के टर्नओवर पे नहीं, पिछले साल के टर्नओवर पे डिपेंड करती है, लास्ट ईयर क्या हुआ था, समझ आया। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब बोले सर पहला ही साल है मेरा, तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस, जीएसटी नंबर भी अभी ही लिया है, पिछले साल तो टर्नओवर था ही नहीं, अब क्या करें। कोई बात नहीं, पिछले साल टर्नओवर नहीं था तो मैथमेटिकली तो जीरो टर्नओवर था, तो आप पहले साल में एलिजिबल हो बाई डिफॉल्ट कॉम्पोजिशन स्कीम, शुरुआत से जा सकते हो। कुछ बेचा ही नहीं अभी तक, तो 150 लाख का सेल तो हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से मान के चलो। तो आप पहले साल में ऑप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका सेल इन बिटवीन द ईयर 150 लाख से ऊपर चला जाता है तो आप जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो जाओगे और बाय डिफॉल्ट रेगुलर जो टैक्स रिजीम है उसके अंदर आ जाओगे। ये आपको रूल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, 150 लाख का ये अमाउंट आप ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हो, उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन आपको नीचे सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 6 में दे रखी है, बॉक्स बनाया हुआ है ये वो आगे डेटाबेस में मिल जाएगी अपने को, वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, सेम ही है। इसमें पूरा डिस्कशन अच्छे से करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या आता है, अभी नहीं, पहले सेक्शन कंप्लीट करते हैं। तो 150 लाख की लिमिट आपको ध्यान में रख के चलनी है। फिर बोला है कुछ स्टेट्स हैं जिनमें ये थ्रेशोल्ड लिमिट को कम कर दिया। इसमें आपका अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, 8 स्टेट्स है जिसमें लिमिट कितनी कर दी, 75 लाख। अब ये सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, और जो 7 स्टेट्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उसमें से कौन सा यहाँ कवर हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, ये सातों साथ हो रहे हैं। थोड़ा ज्योग्राफी और जनरल नॉलेज, हाँ उत्तराखंड अलग है, बाकी सातों तो हो रहे हैं। और किसी का कोई आंसर पढ़ लो अच्छे से, आपकी ज्योग्राफी कितनी अच्छी है। अच्छा, तो 7 सिस्टरली स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट वाले, उसमें से कौन सा गायब है, आसाम गायब है। आसाम वो 7 स्टेट्स का हिस्सा है और उन 7 स्टेट्स में सबसे बड़ा आसाम ही है जो डेवलप्ड भी है और एरिया वाइज भी। तो फिर एक्स्ट्रा तो 2 हुए ना, एक उत्तराखंड एक्स्ट्रा हो गया, और कौन सा, अरुणाचल। और कोई आंसर किसी का? अरुणाचल तो वैसे चाइना भी क्लेम करता है, बोलता है हमारा है, लोग भी हमारे जैसे दिखते हैं, नाम भी हमने रखे हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना के मैप में वो लोग ऑफिशियली क्लेम करते हैं। उन्होंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स को चाइना के हिसाब से रीनेम भी कर दिया है, उसकी डॉक्यूमेंट्री भी इशू कर दी है कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल, और अरुणाचल में आप जिस सिटी को जो नाम से बुलाते हो आपको मतलब है, हमारे हिसाब से इसका नाम ये है, ऐसा वो क्लेम करता है। इंडियन गवर्नमेंट अभी उसको स्ट्रांगली अपोज भी नहीं कर पाती है, बोलते तो है लेकिन फिर जब स्ट्रांगली अपोज एक्चुअली करना हो ऑन पेपर तो वो हो नहीं पाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी उतनी है कि उनके आगे ज़्यादा बोल नहीं सकते। यहाँ पे रैली में बोल सकते हैं बट वहाँ ऑफिशियली नहीं बोल पाते। वैसा है कि तुमने कैसे क्लेम कर लिया, भाई कर लिया, जो करना है कर लो। आर्मी लगा के रखी है, रोक रहे हैं उनको, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन फिर भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट नहीं दे पाती है कि भाई हम इसको कंडेम करते हैं या इसके अगेंस्ट बोलते हैं या हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा बोलने में गवर्नमेंट को भी टेंशन रहती है, बिकॉज जितना डिपेंडेंसी चाइना पे है वो एक प्रॉब्लम है। कल वो सप्लाई देना बंद कर देगा तो यहाँ सारा मार्केट ठप हो जाएगा, ना मोबाइल चलेंगे, ना गाड़ियाँ चलेंगी, ना एसी चलेगा, ना टीवी चलेगा। डिपेंडेंसी बहुत हाई है और वही गेम है उनका और कुछ नहीं है। अब इसमें जो 7 स्टेट्स है ना, उसमें जो एक्स्ट्रा वाला है वो एक्चुअली अरुणाचल नहीं है, वो सिक्किम है। केबीसी जैसा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। अरुणाचल तो 7 स्टेट्स का हिस्सा है, सिक्किम नहीं है। तो वो सिक्किम और उत्तराखंड के अलावा बाकी 6 तो हैं, आसाम इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो 6 स्टेट्स यहाँ कवर हो गए, सिक्किम और उत्तराखंड एडिशनली कवर हो गया। इन 8 स्टेट्स में लिमिट आधी हो जाती है 75 लाख, बिकॉज अगेन वही है, पर कैपिटा इनकम नहीं होती, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लिमिटेड है, वैसा है। तो 150 तो बहुत ही ज्यादा हो गया उनके लिए। मतलब वहाँ का
जो नॉमिनल एक स्मॉल स्केल सप्लायर है उसके लिए 75 लाख की लिमिट भी उतनी ही भारी है जितनी अपने लिए 150 है, तो मोर देन इनफ है, इसलिए वो लिमिट वो आधा रखा हुआ है वैसे। ठीक है, अब अगर ये स्कीम में जाते हैं तो क्या कंडीशंस है और अपनी पॉकेट से कितना जीएसटी भरना है वो भी समझ लेते हैं। पहले तो ये स्कीम सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लायर्स के लिए है, इंटर वालों के लिए नहीं। ये कंडीशन पीछे लिखी हुई मैं आपको बता दूंगा, अब इसे सुन लो तो भी इनफ है। इंट्रा स्टेट सप्लायर विद इन द सेम स्टेट जो सप्लाई कर रहा है, छोटा मोटा सप्लायर है, उसी के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। अगर आप इंटर स्टेट लेवल पे काम कर रहे हो ऑलरेडी तो फिर आप ये स्कीम में नहीं जा सकते, ये सब कंडीशन रहती है वैसा। अब जो रेट्स है आपको नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं, पेज 37 पे टेबल ही बना दिया है। दिस इज 10 सबसेक्शन 1 और ये ओरिजिनल जब एक्ट बना तो उसमें ऐड किया था। स्टार्टिंग में उन्होंने सिर्फ 3 कैटेगरीज को टारगेट किया जिनको ये स्कीम का बेनिफिट मिलता है। पहला है मैन्युफैक्चरर, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है वो। दूसरा है सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें एक ही स्पेसिफिक सर्विस आती है, रेस्टोरेंट। और तीसरा है दैट इज मेनली ट्रेडर्स। 3 कैटेगरी होती है ना, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक ट्रेडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर होता है। आप पूरी दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो इन तीनों में से एक में तो आओगे, वैसा है। मैन्युफैक्चरर ट्रेडर में सारे ले लिए, सर्विस प्रोवाइडर में एक ही कवर किया, रेस्टोरेंट सर्विस, बाकी नहीं। इस सर्विस में, इस कैटेगरी में मैं कवर्ड नहीं हूँ, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। प्राइवेट कोचिंग जीएसटी में टैक्सेबल है, बट मैं इस लिस्ट में कवर नहीं हो रहा हूँ बिकॉज मुझे सेक्शन में स्पेसिफाई नहीं किया। सर्विस प्रोवाइडर इन जनरल बोला तो सब आ जाते, बट सिर्फ रेस्टोरेंट वाला बोला वाले एक ही आया, बाकी सब एक्सक्लूड हो गए, तो ये पॉइंट है। अब मैन्युफैक्चरर अगर आप हो और आप ये स्कीम आउट करते हो तो आपको अपनी पॉकेट से 1% जीएसटी पे करना है। 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। 1% किसका? आपके टैक्सेबल टर्नओवर का जो विद इन द स्टेट हुआ है, ठीक है, वैसे बोला है। जितना भी टर्नओवर आपने स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में किया है, उसका 1% आपको अपनी पॉकेट से देना है। बोलो, यहां तक समझ आया? दूसरा रेस्टोरेंट वालों के लिए है 2.5% ऑफ द टर्नओवर, टोटल हो गया 5 सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और तीसरा है ट्रेडर्स, उसमें बोला है 0.5% ऑफ द टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड इन द स्टेट। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो मैन्युफैक्चरर्स में 1% ऑफ टर्नओवर एंड ट्रेडर्स में 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर, दोनों में फर्क है। ठीक है, वो आगे जब कैलकुलेशन कराऊंगा तब ये बात बताऊंगा। टर्नओवर में क्या है, फिर एग्जाम सप्लाई भी आ गया, टैक्सेबल टर्नओवर में सिर्फ टैक्सेबल वाला आया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेजर फर्क पड़ता है। सम्स में बाद में आपको रिलेट कराऊंगा। और रेस्टोरेंट वालों के लिए 5%। अब रेस्टोरेंट में कोई इंसिडेंस ये है कि जीएसटी का रेट भी 5% ही है, तो अगर आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो और वो बिल में 5% अलग से जोड़ रहा है तो वो ये स्कीम में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो तो आपसे चार्ज कर रहा है। लेकिन वो अगर नहीं चार्ज कर रहा है तो फिर ये स्कीम में आ सकता है, तो वो अपनी पॉकेट से 5% भरेगा, आपसे एक्स्ट्रा 5% चार्ज नहीं करेगा। तो दोनों जगह रेट सेम ही है, इसलिए वो एक जैसा लगता है, लेकिन टेक्निकली बाद में फर्क है। अच्छा, अब ये 3 कैटेगरी जब ऐड की तो इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए, कुछ क्वेरीज आई सप्लायर्स की तरफ से कि सर यहाँ पे हम फंस रहे हैं, हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, थोड़ा रिपेयरिंग की जरूरत है प्रोविजंस को। कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आई पहले तो वो समझते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम तो काफी प्रैक्टिकल था, जो ट्रेडर्स के लिए था। अब एग्जांपल ले लेते हैं ट्रेडर्स के लिए क्या सिचुएशन हो सकती है। आप कोई शॉप में जाओ जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल या होम अप्लायंसेस मिलते हो, प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव, सैंडविच मेकर, टोस्टर, ये सब चीज़ें जो शॉप्स में मिलती है वो। अब आपने प्रेशर कुकर खरीदा, माइक्रोवेव या टोस्टर खरीद लिया, या ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए ग्रिल मशीन खरीद लिया, ऐसा कुछ है, एयर फ्रायर खरीद लिया, ये सब अप्लायंसेस ले लिए। अब जिस दुकान से आपने सामान लिया है वो जो ट्रेडर है, वो तो कंपनी का सामान बेचता है, तो वो ट्रेडिंग वाली कैटेगरी में आ गया। बट प्रेशर कुकर खराब हो गया है। प्रेशर कुकर में होता है ऐसा, उसके अंदर वो रबर की ट्यूब आती है, वो क्या है, फिर वो हीट से लूज हो जाती है। जब लूज हो जाती है तो प्रेशर कुकर में आप पे प्रेशर रहता है कि सीटी बजेगी कि पानी निकल आएगा। दाल उबालने रखी है तो सीटी बजी तो ठीक है, और सीटी बजते बजते सारा पानी बाहर आ गया तो दाल सूख गई अंदर, खत्म। फिर भी आपने सीटी बजने दी, जल जाएगी। तो वो एक आर्ट वाला काम हो गया कि आपका प्रेशर कुकर आपको ठीक से मैनेज करना आता है कि नहीं आता है। तो अब कितनी बार सीटी बजती नहीं, सारा पानी बाहर आ गया, अब प्रेशर कुकर हो गया खराब। अब खराब हो गया तो कहाँ जाए ठीक कराने? कंपनी के सर्विस सेंटर पे। अब जिस दुकान से आपने प्रेशर कुकर खरीदा है उसको जाके आपने बोला, बोले भैया खराब हो गया है, बोले नहीं हम ठीक नहीं करते, हम तो बेचते हैं। आप ना वहाँ पे सर्विस सेंटर पे चले जाओ, वो कर देगा। अब ये चीज़ कैसी है, थोड़ी सी इनकन्वीनियंस वाली है, बिकॉज बायर कौन है? लेडीज, हाउसवाइफ्स नॉर्मली।
और उनको अगर आप समझाओगे खरीदो यहाँ से ठीक, वहां से कराने जाओ, वो आपके सिर पे मार के जाएगी। बोले आप ठीक करके दो। बोले मैं दुकानदार हूँ, मुझे थोड़ी आता है। बोले बेचते हो तो ठीक करना तो आना चाहिए, सीख लो, यूट्यूब से सीख लो, और कल लेके जाऊंगी, टाइम भी खुद ही दे दे, कल लेके जाऊंगी, ठीक करके रखना। बोले सीखने के लिए कम से कम टाइम तो दो, मुझे नहीं पता, कल तक ठीक करके रखना, दाल बनानी है। वो बोल के चली गई। अब बोले यार ये तो अलग पंगा है। अब यूट्यूब पे देख के ट्यूटोरियल देख रहे हो आप, हाउ टू रिपेयर अ प्रेशर कुकर विद इन 1 डे, उसके वीडियो ढूंढने में 4 दिन लग गए आपको, मिल ही नहीं रहा कौन सा वाला सही है कौन सा गलत है। तो मेन बात ये है कि जो ट्रेडर है उसको ना आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़ती है, रिपेयरिंग सर्विस। और आप देखना ऐसी शॉप्स में ना कोने में एक बंदा बैठा रखा होता है छोटे से टेबल पे, स्टूल भी इतना छोटा सा दिया होता है, बेचारे को इज्जत नहीं है, एरिया तो देते उसको यार, कम से कम इतना सारा रिपेयरिंग कर रहा है, सामान कहाँ रखेगा, छोटा सा टेबल कुर्सी कोने में दे देते हैं, और उसका ना पूरे टेबल पे ऐसे पार्ट्स बिखरे पड़े होते हैं, तो उसके पास भेज दिया आपको, बोले लो भैया इसे ठीक करा लो। अब ऐसा है कि वो दुकान वाले ने ही उस बंदे को रखा है एज ए सर्विस प्रोवाइडर, कि जो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना तो रिपेयर करके दे देना। कितनी बार इंस्टेंटली खड़े खड़े ठीक कर देगा, कितनी बार बोलेगा कल लेके जाना, और वो कल लेके जाना में 2 बातें सुन रहा है, अरे भैया अभी कर दो यार, फिर बार बार आना पड़ता है, बोले टाइम लगेगा इसको बनाने में यार, और भी काम है, कल लेके जाना, तो ठीक है चलो कर दिया। अब कितनी बार वो चीजें फ्री सर्विस भी हो सकती है कि छोटा मोटा काम है करके दे दिया। अब कभी अगर उसके लिए कुछ चार्ज किया तो हो सकता है 50 रुपए 100 रुपए कुछ चार्ज कर लिया, उसमें बार्गेनिंग हो रही है, अरे इतने पैसे थोड़ी होते हैं, 20 रुपए ले लेना। बोला आप छोड़ो 20 रुपए मेरे से ले जाना, मैं ऐसे ठीक कर दूंगा, या गरीबों वाली बात कर रहे हो, 1500 का प्रेशर कुकर है 20 रुपए दे रहे हो, ये सब बार्गेनिंग लेडीज की वहां चलती रहती है। तो एक बंदा बिठा रखा है ना, वो एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज कर रहा है। अब है तो दुकान वाला ही, वही पैसे चार्ज कर रहा है। बात ये हो जाती है कि अब यहाँ पे वो सिर्फ ट्रेडर नहीं रहा, वो ट्रेडर के साथ आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके पैसे चार्ज कर रहा है, कंसिडरेशन वाला पार्ट हो गया। और ये हर ट्रेडर को करना ही पड़ता है। आप गुड्स बेच रहे हो और आप आफ्टर सेल सर्विस नहीं दोगे तो प्रॉब्लम है। मोबाइल खरीदने चले जाओ, मोबाइल शॉप में जाओ, कंपटीशन इतना है क्योंकि लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। अभी आजकल ऐसा फोन खरीदना हो, दुकान वालों को बेचने बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि लोग पहले अमेजोन फ्लिपकार्ट खोलते हैं, भैया इसमें तो इतना दिखा रहा है। अब ऐसा हो गया है कि कितने शॉप वाले बोलते हैं कि आप बता दो कौन सा फोन लेना है, हम प्राइस मैच कर देंगे लेकिन हमसे ले लो। अब जब ऐसा होता है तो कस्टमर सोचता है कि चल ठीक है, ऑनलाइन मंगाने में तो कभी रिस्क भी है, अंदर से पत्थर निकल आया, आपने आईफोन 17 मंगाया और 17 पत्थर आ गए अंदर से, बोले लो यही है। होता है बहुत सारे केसेस आते, वीडियोस बनाते हैं लोग, मोबाइल फोन निकालने के गए तो पत्थर निकला अंदर से, साबुन की टिकिया निकली, हाँ साबुन की टिक्की रख के दे दी अंदर पैक करके, बेचारा सोचा मैंने आईफोन लिया, वो खुशी खुशी वीडियो बना रहा है, एंड्रॉइड फोन से वीडियो बना रहा है कि एप्पल खरीदा है, वहाँ जब खोला तो निरमा निकला अंदर से, लक्स निकला अंदर से, वैसा भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है उससे बचने के लिए अपन सोचते हैं कि चल ऑफलाइन वाला स्टोर सेम रेट मैच करके दे रहा है, यहीं से ले लेते हैं। तो कंपटीशन बहुत है, अच्छा कितनी बार प्राइस मैच कर भी नहीं पाते। मैं रिसेंटली पूछा, बोले भैया ये अमेजोन का प्राइस तो अपने फ्लिपकार्ट का तो मैच नहीं कर पाएंगे, 1000-1500 का डिफरेंस रहेगा, आप यहाँ से ले लो तो बेटर है। मैं सोचूंगा बेटर कैसे है, 1500 रुपये तुझे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो बेटर क्या मिल रहा है। फिर बोले नहीं कभी खराब होगा तो अब सर्विस सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं, यही दे देना मैं करा दूंगा, मतलब मेरा बंदा जाएगा आपके बिहाफ पे सर्विस सेंटर, वो ठीक करा के लेके आएगा और आप यहीं से ले जाना। अब लगता है नहीं चल कन्वीनियंस है, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, तो वो लोग ऐसे अट्रैक्ट करने ट्राई कर रहे हैं कि आफ्टर सेल सर्विस हम दे देंगे, आप गुड्स तो कम से कम हमसे खरीद लो, इतना कंपटीशन है। तो ट्रेडर विदाउट आफ्टर सेल सर्विस नहीं चल सकता, इंडियन मार्केट में डिफिकल्ट है, कोई भी मार्केट में डिफिकल्ट है, कस्टमर की डिमांड होती है। अब जो ट्रेडर आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है और उसके पैसे चार्ज कर रहा है, वो इस टेबल से बाहर हो गया, समझ आया, तो मेजोरिटी बाहर हो गए। तो ट्रेडर्स एसोसिएशन ने गवर्नमेंट को बोला कि यार हम तो इसमें कवर ही नहीं हुए, आपने लिख तो दिया लेकिन टेक्निकली हम तो बाहर है, तो ये लिस्ट हमारे कोई काम की नहीं। तो मेजोरिटी स्मॉल स्केल सप्लायर्स इस सेक्शन का बेनिफिट ही नहीं ले पा रहे जो लेना चाहते हैं। बोला बात तो ठीक है, अब गवर्नमेंट को ना आप जितना बोलोगे ना उतना ही करके देगी, ठीक है वैसा है। तो ये अपने पेरेंट्स थोड़ी ना है कि ले ले बेटा कोई बात नहीं चल ठीक है, ऐसा कोई दान धर्म दया भावना नहीं होती, जितना मांगा उतना ही मिलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने प्रोविजन भी एग्जैक्टली वैसा बनाया जैसा आपने उनको बोला। आपकी कंप्लेंट वही थी ना, आपने बोला सर मेनली तो हम ट्रेडर ही है, प्रेशर कुकर ही बेचते हैं, बट जब खराब हो जाता है तो 50-100 रुपए की रिपेयरिंग करके देनी पड़ती है, उसका पैसा चार्ज करते हैं। बोला ठीक है, फिर आपके टोटल कलेक्शन में टर्नओवर में मेजोरिटी पोर्शन तो सेल्स का ही होगा ना। बोले हाँ, रेवेन्यू सर्विस वाला कितना होगा, सर थोड़ा सा होगा। बोले चलो थोड़े से को डिफाइन कर देते हैं कि इतनी लिमिट तक चलेगा। अब वो कंडीशन रख दी जो आपको पेज 36 पे मिलेगी, उसमें बोला है कि ट्रेडर का जो सर्विस से रेवेन्यू आ रहा है वो कितना हो सकता है पूरे साल का, या तो उसके टोटल टर्नओवर का 10% या फिर 5 लाख रुपए, दोनों में से विच एवर इज हायर, ये लिमिट फिक्स कर दी। ठीक है, वो बॉक्स के नीचे एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है ना, उसके नीचे बोला ऑप्टीज ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउड टू प्रोवाइड लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सर्विस, बात समझ आ रही। तो यही चीज यहाँ पे बोली हुई है, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर।
बोलो क्लियर हो? ये आपको लिमिट याद रखनी पड़ेगी, सम्स में कैलकुलेशन समझाऊंगा इसका। लैंग्वेज पढ़नी है अंदर तो देख लो, हायर लोअर ये सब याद रखना पड़ता है। हाँ बोलो, कंडीशन समझ आई? तो 10% ऑफ द एनुअल टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, उतने लिमिट तक सर्विस रेवेन्यू चलेगा, बाकी का आपका फिर सेल से होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके नीचे जो पॉइंट है एक्सक्लूजन वाला, वो अभी टर्नओवर की डेफिनेशन समझाऊंगा ना, तब बात करेंगे, अभी क्लियर होगा नहीं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 38 पे, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन स्कीम ऑप्ट कर सकता है कौन नहीं। तो पहले तो बोला आप सप्लायर और सर्विस में नहीं होने चाहिए, सिर्फ रेस्टोरेंट वाले चलेंगे, बाकी लोग नहीं चलेंगे। तो अगर आप बाकी सर्विस प्रोवाइडर हो, आप इस सेक्शन से बाहर हो। दूसरा बोला, अगर आप कोई ऐसे गुड्स बनाते हो जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, तो फिर ये सेक्शन आपके लिए है नहीं, इम्प्लाइड सी बात है। जीएसटी लगता है और 1.5 करोड़ से नीचे का टर्नओवर है, तो आप ये सेक्शन का यूज करो तो बात समझ आती है। तीसरा, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, वो मैंने आपको बात आगे बोली कि सिर्फ इंटर स्टेट वालों के लिए स्कीम एलिजिबल होती है। और बोला है, अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई गुड्स बेचते हो या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, नॉट गुड्स, गुड्स को उन्होंने कट कर दिया, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो आप इस सेक्शन से बाहर हो गए, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकता है, तो फिर वो इंटर स्टेट लेवल पे चली ही जाएगी, वैसा हो गया। ठीक है, गुड्स वाले केस में इसलिए कट डाउन कर दिया कि आप अगर लोकल सप्लायर हो और आप अपनी वेबसाइट बनाते हो और ऑनलाइन सेलिंग करते हो बट विद इन द स्टेट, कि वी प्रोवाइड इन गुजरात ओनली, तो फिर चलेगा, तो अलाउ कर सकते हैं, वैसा है। और बोला है कि अगर आप कोई नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चरर हो, जिन नोटिफाइड गुड्स को हमने लिस्ट में डाला है कि भाई ये गुड्स बनाने वाले को सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं देंगे, तो आप उससे बाहर हो जाओगे। वो नोटिफाइड गुड कौन से हैं वो भी यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, बता देता हूँ कहाँ पे। वो लिस्ट आपको मिलेगी पेज 45 पे। ठीक है, 45 पे आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, मतलब आपका मिनरल वाटर और टोबैको प्रोडक्ट्स, इन सब के मैन्युफैक्चरर्स को ये एक बेनिफिट नहीं मिलता, मना कर दिया। तो पान मसाला और टोबैको तो समझ आता है, लेकिन एरेटेड वाटर आइसक्रीम वालों से क्या दिक्कत है? आइसक्रीम कोई इतनी खराब चीज़ तो है नहीं जितना पान मसाला है। पान फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे तो अलग बात है। ठीक है, तो पता नहीं अब होगा कुछ। चलिए, तो ये सबसेक्शन 2 में कंडीशंस हो गई। अब उसमें प्रोविजो है, प्रोविजो में बोला है कि अगर एक पैन नंबर पे आपके मल्टीपल जीएसटी नंबर है, जैसा हो सकता है, तो फिर या तो आप ये स्कीम सारे जीएसटी नंबर पे यूज करो या किसी पे मत करो,
जीएसटी नंबर वाइज डिवाइड नहीं होगा कि मेरी एक ब्रांच सूरत में, एक अहमदाबाद में है, तो सूरत वाली जो है ब्रांच वो कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रही है, अहमदाबाद वाली जो है रेगुलर स्कीम में जा रही है, जीएसटी नंबर अलग अलग है बट पैन नंबर तो सेम है ना। तो बोला या तो दोनों को कॉम्पोजिशन स्कीम यूज करना पड़ेगा या दोनों को रेगुलर में रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो ये सब चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 3 बोल रहा है ये ऑप्शन लैप्स कब हो जाएगा, कब आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। सिंपल आंसर, आपका जो पिछले साल का टर्नओवर है या इस साल का टर्नओवर है 150 लाख से ऊपर चला गया तो अगले साल आप स्कीम से बाहर हो जाओगे। और अगर इस साल में इन बिटवीन ऐसा हुआ ना तो उसी मोमेंट से आप बाहर हो जाओगे। वैसा ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, मैं थोड़े एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ तो बात समझ आ जाएगी कैसे होगा। सपोज ऐसा कुछ है, आपका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात कर लेते हैं 23-24, इस साल में अपना बिजनेस आपने कमेंस किया फर्स्ट ईयर, तो आप चाहो तो डे 1 से कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हो। तो भाई कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आप एलिजिबल हो क्या नहीं, आंसर इज यस, यू आर एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल अप टू टर्नओवर ₹150 lakhs, समझ आए। अब मान लेते हैं कि इस साल का आपका जो टर्नओवर हुआ है दैट इज 90 lakhs, तो आपने इस पे कोई जीएसटी कलेक्ट किया होगा अगर आपने स्कीम ऑप्ट किया है तो, नहीं किया होगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में आप एलिजिबल थे, आपने ऑप्ट किया तो 150 लाख तक तो कोई जीएसटी कलेक्ट करना नहीं है, तो इस 90 लाख पे कोई जीएसटी आपने कलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब स्टोरी ये है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में क्या आप स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, किस बेसिस पे डिसाइड होगा, पिछले साल का टर्नओवर देखना है। पिछले साल का टर्नओवर 150 लाख से कम है तो इस साल आप एलिजिबल हो, तो एलिजिबिलिटी है तो आपने ऑप्ट कर लिया। अब मान लेते हैं कि इस साल आपका टर्नओवर हुआ 125 lakhs, क्या जीएसटी कलेक्ट किया होगा आपने, अगर आपने स्कीम ऑप्ट किया तो नहीं किया होगा, लिमिट क्रॉस हुई नहीं है। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 25-26 आप एलिजिबल हो या नहीं हो, एलिजिबल हो, 150 लाख से कम है। इस साल का जो टर्नओवर है वो आपका हो गया 160 lakhs, अब क्या करेंगे, अब 150 क्रॉस हो गया, यहाँ बाइफर्केशन होगा अप टू 150 नो जीएसटी, लेकिन उसके ऊपर का जो 10 लाख रुपीस का सेल है उस पे कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। 150 लाख क्रॉस होते स्कीम से बाहर हो गए, बोले सर पता कैसे चलेगा, वही सॉफ्टवेयर इनवॉइस टोटल सेल्स का डेटा, डेली सुबह जाके सॉफ्टवेयर ऑन करो टोटल सेल्स दिखता है, 150 लाख तक कोई टेंशन नहीं है। जिस इनवॉइस से 150 लाख से टर्नओवर ऊपर चला जाए उस इनवॉइस से आपको जीएसटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है, उसी मोमेंट से आप स्कीम से बाहर हो गए। अब ये स्टोरी यहां तक पहुंची, अगले साल फाइनेंशियल ईयर 26-27 बोलो स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 150 लाख से ऊपर चला गया। अच्छा, इस साल का आपका टर्नओवर हुआ है 135 lakhs, जीएसटी कलेक्ट किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट ईयर जो नंबर है आपका वो 150 से ऊपर चला गया था, तो पहले इनवॉइस से आप तो स्कीम से बाहर थे, तो ये पूरा 135 जो है ना इस पे जीएसटी कलेक्ट होगा। सॉरी क्लियर। अगले साल क्या होगा इसके बाद, फाइनेंशियल ईयर 27-28 में क्या होगा, स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, एलिजिबल, क्योंकि आपका टर्नओवर बिफोर जीएसटी वाला 150 लाख से कम था। अब बोले सर फिर इस पे जीएसटी कलेक्ट किया था, वो तो पिछले साल के बेसिस पे किया था ना, इस साल का टर्नओवर तो 150 से कम है तो एलिजिबल तो फिर से हो ही गए, तो इस साल फिर से आप कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बोलो बात समझ आ रही है, ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो पिछले साल क्या हुआ था उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा इस साल क्या करना है, और अगर आप स्कीम में एलिजिबल हो और टर्नओवर 150 से ऊपर चला गया तो जो ऊपर का टर्नओवर है उसमें जीएसटी आएगा। ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर का वो जो डेटा है वो कैसे इस साल काम आता है। मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशन ले लिए, लास्ट ईयर ऐसा हुआ तो इस साल क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, सारे कॉम्बिनेशन इसमें आ जाते हैं, तो लास्ट में सेव कर लेना, तो आप बाद में लिख के भी रख सकते हैं उसको। बोलो समझ आए, क्लियर। चलो देखें, बाकी सब सेक्शन 4 में जो लिखा है मैं आपको बता चुका हूँ कि आउटपुट टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और सब सेक्शन 5 में वही बोला है कि अगर कोई पर्सन जो कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं है वो भी स्कीम का बेनिफिट ले ले तो, और डिपार्टमेंट को बाद में पता चले तो, ठीक है, असेसमेंट तो आपको खुद ही करना होता है,
तो जहां आपको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था वहां पे भी आपने बेनिफिट ले लिया। अगर ऐसा हुआ तो बाद में डिपार्टमेंट आपसे उन पैसों की रिकवरी करेगा, और रिकवरी करेगा तो विद इंटरेस्ट करेगा। और फ्रॉडुलेंटली अगर आपने किया है तो उसकी पेनल्टी लगेगी। बाई मिस्टेक है तो सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, फ्रॉड है तो पेनल्टी लगेगी। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं। उसका रेफरेंस है सेक्शन नंबर 73, 74 कैपिटल ए। ये सेक्शंस हैं डिमांड और रिकवरी के सेक्शंस, और ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो सिलेबस में मैं आपको कवर कराऊंगा। बोलो, क्लियर हुआ, समझ आया था? चलो, और क्या कंडीशंस है वो देख लेते हैं। अब इसमें एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ है पेज 44 पे, 10 सबसेक्शन 2A। ये ऐड हुआ 1 अप्रैल 2019 से। सेम स्कीम है बट किनके लिए है? सर्विस प्रोवाइडर्स अदर देन रेस्टोरेंट, क्योंकि रेस्टोरेंट तो पीछे कवर हो ही गई। अब मेरे जैसे बाकी के सर्विस प्रोवाइडर जो कवर नहीं हो रहे थे उनके लिए सबसेक्शन बनाया। इसमें बोला भाई आपके लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम निकाल देते हैं। टर्नओवर की लिमिट जो वहां पे 150 लाख थी, यहाँ पे 50 लाख लिमिट चेंज कर दी, क्योंकि सर्विस है, गुड्स नहीं है। और जो पॉकेट से जीएसटी भरना है, जो ट्रेडर्स के लिए 1% था, मैन्युफैक्चरर्स के लिए 1% था, रेस्टोरेंट वालों के लिए 5% था, हमारे लिए 6% है। अब बात यह है कि मैं अगर सर्विस प्रोवाइडर हूँ, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है तो जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ेगा। बट अगर अप टू 50 लाख है तो मैं ये सेक्शन का यूज कर सकता हूँ। तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है नॉन रेस्टोरेंट, उसके लिए रेंज बन जाती है 20 लाख से लेके 50 लाख। अगर इस रेंज में मैं कवर होता हूँ तो मेरे पास सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A में कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का ऑप्शन है। अब मैं इसमें जितना भी टर्नओवर करूंगा उस टर्नओवर का 6% मुझे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। 3% CGST, 3% SGST। तो मैं अगर कभी 20 लाख के ऊपर के थ्रेशोल्ड पे जाता हूँ और मुझे आपसे 18% GST चार्ज नहीं करना है सर्विस वाला, तो मैं ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकता हूँ। बट यहाँ 6% मेरी पॉकेट से जाएगा। थोड़ी फीस बढ़ा दूंगा और क्या, इनडायरेक्टली वो चीज़ तो आपकी पॉकेट से ही जाएगी। लेकिन 18 का 6 हो जाएगा तो फायदा है ना। 6% इज लाइक ओके कि चलो ठीक है, अफोर्डेबल है। और वो भी आपको इनवॉइस में ऐसा नहीं दिखेगा कि आप अपनी पॉकेट से भर रहे हो, वो तो जो मैं आपसे चार्ज करूँगा मुझे उसमें से ही भरना है। नो डाउट मैं थोड़ी फीस तो रिवाइज कर ही सकता हूँ, एटलीस्ट कुछ बर्डन पास ऑन हो जाए वैसे, तो वो चीज़ रहेगी। तो ये पूरा 10 सबसेक्शन 2A कॉपी पेस्ट सेक्शन है। सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं कि भाई रेस्टोरेंट के बदले अदर सर्विस प्रोवाइडर 150 लाख के बदले 50 लाख और रेट 6% का, बस डेटा नंबर्स चेंज हो रहे हैं, बाकी का पूरा सेम ही रहने वाला है। तो अंदर की थियरी आप पढ़ के देख सकते हो, पूछना हो तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछ सकते हैं और क्या। चलिए, तो यहां तक हमने स्कीम तो पूरी समझ ली है। अब जो इस टॉपिक में समझाना बाकी है उसमें एक है एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन और इलस्ट्रेशंस, और लास्ट में कोई एग्जाम सप्लाई वाला टॉपिक है वो बताना है। तो ये फिर कल के लिए रखते हैं। आधा चैप्टर आपका आज हो गया, रिमेनिंग हाफ कल कंप्लीट करूंगा तो हो जाएगा। और यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है? तो जितना पढ़ाया उतनी थियरी एक बार वापस रीड करके आ सकते हो। तो कल चैप्टर फिर सम के साथ ही खत्म कर लेंगे। और एक नोटबुक रख लेना, बिकॉज जो भी सम्स प्रैक्टिकल वाले कराऊंगा भले सॉल्यूशन लिखा, लेकिन जो आप सॉल्व करोगे एक नोटबुक होनी चाहिए। ज़्यादा कोई बड़ी नोटबुक नहीं चाहिए, वो 100 पेज वाली जो पतली नोटबुक आती है कैरी कर लो। जीएसटी पूरा उसमें सॉल्व कर लो, पीछे डीटी भी उसी में कर लेना। तो एक नोटबुक प्रैक्टिकल के बना के रखो और वो फिर नोट्स के साथ डेली कैरी करो। जो भी प्रैक्टिकल सम्स वाला पार्ट है उसमें करते जाओ। कुछ पेज नंबर यहाँ नोट करना है तो बुक का कर लेना, कि जब भी आपको सम रिवाइज करने हो तो आपको तुरंत से वो चीज़ मिल जाए। तो ऐसी कोई रफ नोटबुक मत करना जो कॉलेज में चलती है आपकी, एक ही बुक में पूरा 4-5 सेमेस्टर निकाल देते हो, वैसे नहीं करना है। यहाँ पे प्रॉपर नोटबुक नई वाली बना लेना, ठीक है।